हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट विशाल और आप सबका आज की इस नई वीडियो में एक बार फिर से वार्म वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू टेक कैनेडियन स्टडी वीज़ा आफ्टर रिफ्यूज़ल। तो हम इस टॉपिक पे एलैबोरेट बात करेंगे। आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनके ऊपर आपको वर्क करना है ताकि आप अपना वीज़ा ईजिली ले सको आफ्टर द रिफ्यूज़ल। जो मेरे भाई बहन मेरे इस चैनल पे आज पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट। एंड यकीन मानो आपको ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी फ्यूचर में मिलती रहेंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो बच्चे, कनाडा एक ऐसी कंट्री है जो आपको रिफ्यूज़ल के बाद भी पूरा चांस देती है कि आप अपना वीज़ा स्टडी परमिट वापस से ले सकते हो, सिर्फ उनकी नीड्स को फुलफ़िल करके। वेयर ऑस्ट्रेलिया में अगर रिफ्यूज़ल आ जाए तो फिर वीज़ा लेना थोड़ा मुश्किल है। अब अदर कंट्रीज़ में रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा नहीं मिलता है, थोड़ा मुश्किल होता है। बट कनाडा में ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ उनकी फ़ीस पे करनी है और उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं। फिर वो आपकी जो फ़ाइल है उसको वो नए तरीके से, नए ज़रिए से ओपन करते हैं। फिर वो उसको एक फ़्रेश फ़ाइल के तौर पे देख के आपको वीज़ा ग्रांट करते हैं, ना कि आपका पिछला रिकॉर्ड कि आपने पिछली फ़ाइल में क्या लगाया था। आज की वीडियो में आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो करके आप वीज़ा ले सकते हो। हेडिंग बता देता हूँ हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे। एसओपी हम कवर करेंगे लास्ट में। पहले आपका कोर्स, कॉलेज और स्टडी की रेलिवेंसी और आपकी फैमिली के फाइनेंसिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ये सारे क्राइटेरिया मीट करते हैं देन यू कैन ईज़िली टेक द कैनेडियन स्टडी वीज़ा। और हाँ, मेन इसमें एसओपी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो चलो आज हम अपने पहले जो रिफ्यूज़ल अगर आपका आ गया, सपोज़ आपने किसी भी कोर्स में अप्लाई किया, आपका रिफ्यूज़ल आ गया, अगर आपकी स्टडी जेन्युइन है तो आप जिस भी कोर्स में या कॉलेज में आपने एडमिशन ली है, आप उसमें एक बार रीअप्लाई कर लो, वापस से अप्लाई कर लो। तो उसमें क्या होगा कि आपको 10,400 या 500 रुपीज़ की फ़ी लगेगी, बट आप उसको राउंड अबाउट 150 कैनेडियन डॉलर्स की फ़ीस होती है, वो आप पे करके वापस से रीअप्लाई कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि जब आप रीअप्लाई करते हो तो आपका वीज़ा जो है वो ग्रांट हो जाता है, आपको मिल जाता है। बट अगर आपको अगर पहले अपना रीज़न चेक करना है कि आपको वीज़ा रिफ्यूज़ल आया क्यों है, आप अपने केप नोट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अभी आपको 1 मंथ के अंदर या 1.5 मंथ के अंदर अवेलेबल करा दी जाते हैं। उसकी भी आपको 100 या 150 डॉलर्स की फ़ी जो है वो पे करनी पड़ती है। बट केप नोट्स की इतना कोई नीड नहीं है। ज़्यादातर जो रिफ्यूज़ल है वो आते हैं रूल 1.25 के तहत। आपको ज़्यादातर जो कनाडा के रिफ्यूज़ल आते हैं यही कि आपका जो टेम्परेरी स्टे है वो हमें लगता नहीं है, वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करता और आप वापस इंडिया नहीं जाओगे तो आपको वो रिफ्यूज़ल दे देते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड रिफ्यूज़ल है, बहुत सारे बच्चों को ये आता है। तो अगर आपको ये आता है तो आप चाहो तो केप नोट्स अप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं तो आप वापस से एक बार उसको क्या कर सकते हो, री अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपने एक बार वापस से री अप्लाई कर दिया, अगर आपका वीज़ा आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप अगर सेकंड टाइम भी आपको गॉड ना करे ऐसा हो, अगर आपको तब भी रिफ्यूज़ल आ गया, फिर आपको कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। फिर आपको या तो कोर्स चेंज करना पड़ेगा, मेरी मानो फिर आप कोर्स भी चेंज कर दो और अपना कॉलेज भी चेंज कर दो, फिर आप कॉलेज चेंज कर दो। बट आपने फिर देखना कि अगर आपने पहले भी 2 ईयर का प्रोग्राम लिया था तो आपने सेकंड टाइम भी 2 ईयर का प्रोग्राम ही लेना है, 1 ईयर का प्रोग्राम नहीं लेना। 1 ईयर का प्रोग्राम में ज़्यादातर फ्यूज़ल के चांसेस होते हैं। अगर आपका पहले 1 ईयर का प्रोग्राम था, फिर आपने सेकंड टाइम जब आप कॉलेज या कोर्स चेंज कर रहे हो, आपने डेफिनेटली तब क्या करना है, 2 ईयर्स का प्रोग्राम ही लेना है। फिर आप क्या कीजिए, अपना कॉलेज भी चेंज कर दीजिए और अपना कोर्स चेंज कर दीजिए और उसके बाद वापस से आपने अप्लाई करना। बट उसके लिए आपको कुछ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आप जो नेक्स्ट टाइम कोर्स ले रहे हो वो आपकी स्टडी से और ज़्यादा रेलिवेंट होना चाहिए। कि जो आपने स्टडी पहले प्रीवियस स्टडी आपकी है, जो आप नया कोर्स ले रहे हो वो आपका उसी स्टडी के साथ मिलता जुलता होना चाहिए, मतलब उसी का वो नेक्स्ट पार्ट होना चाहिए, उसी का सक्सेसर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने पूरी स्ट्रीम ही चेंज कर दी। आपकी स्टडी रेलेवेंसी बहुत ज़रूरी है। आपने क्या करना है, कोर्स रेलिवेंट कोर्स लेना है, उसके बाद उसका आपने ऑफर लेटर अप्लाई कर दिया, आपने पूरी फ़ी भर दी, फिर आपने अपना GIC आपने वापस नहीं मंगवाना। आप पहले जब आप कॉलेज चेंज करोगे तो आपकी फ़ी आपको रिफ़ंड आएगी, उसमें आपको नियर अबाउट 1 मंथ जो है वो लग जाता है। जैसे ही फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी, आपने ऑफर लेटर अप्लाई करा, देन आपने फ़ी भर दी, GIC आपका वहीं पे था, मेडिकल और बायोमेट्रिक चल जाएंगे और आपने फ़ाइल आपकी लॉन्च कर देनी है। सेम प्रोसेस रहेगा, बट ये थोड़ा जल्दी होता है क्योंकि इसमें आपको बायोमेट्रिक या मेडिकल नहीं कराना पड़ता, सीधा आपको अपनी फ़ाइल ही लॉन्च करनी है। और जब आपने अपनी फ़ाइल लॉन्च करनी है
आपने इस बार उनको अपनी इनकम के थोड़े से ज़्यादा प्रूफ देने हैं, हो सके तो आपने क्या प्रूफ देने हैं उनको, अपनी ITR दे सकते हो, फैमिली की सैलरी दे सकते हो, या आपका बैंक बैलेंस दिखा सकते हो कि हाँ ये बच्चा जेन्युइन है, तो आपने उसकी जेन्युइनिटी को प्रूव करना है। क्योंकि रिफ्यूज़ल आता ही इसलिए जब आपके वीज़ा ऑफिसर को लगता है कि ये स्टूडेंट जेन्युइन नहीं है और ये वहाँ पे पढ़ने नहीं जा रहा। वो लिखा था कि आपका जो टेम्परेरी स्टे का रीज़न है वो वैलिड नहीं है, वो आपका डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करता। आपने उसको और श्योरिटी देनी है कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो और आप पढ़ने के लिए ही जा रहे हो, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और मेन अगर हम देखें तो कनाडा एक ऐसी कंट्री है जो आपको रिफ्यूज़ल के बाद भी वीज़ा अप्लाई करने का चांस देती है। आप मल्टीपल टाइम्स कनाडा के जो है वर्क स्टडी परमिट्स को अप्लाई कर सकते हो। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके 8 रिफ्यूज़ल्स के बाद भी वीज़ा आए या स्टडी गैप के बाद भी वीज़ा आता है। तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ री अप्लाई, हिम्मत नहीं हारनी, थोड़ा सा भरोसा रखना है और अपने आप को री अप्लाई कर देना। जब आप री अप्लाई करोगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो कमियां थी आपने उनको ओवरकम करना है और देन री अप्लाई करना है। बट री अप्लाई करते टाइम उसमें आपको थोड़ी सी फाइनेंशियल लॉस भी होगा। जब आप अपनी फ़ी रिफ़ंड करोगे आपको नियर अबाउट 80,000 to 1 लाख का जो है वो थोड़ा डेप्रिसिएशन होगी। आपकी जो आपने डॉलर कन्वर्शन के पैसे दिए थे आपके वो वेस्ट हो जाएंगे और आपके ये नियर अबाउट 1 लाख या 85,000 के करीब आपका जो लॉस हो जाएगा। फिर आपको वापस 10,000 फ़ी पे करनी, मीन्स आपको 1 लाख तक का लॉस होगा। अगर आप वो बियर कर सकते हो तो डेफिनेटली यू मस्ट गो फॉर री एप्लीकेशन ऑफ द कैनेडियन स्टडी परमिट। आपने उसके लिए अप्लाई ज़रूर करना है। और अगर आपको लगता है कि आपके किसी एक मॉड्यूल में 6.6 बैंड से कम थे तो फिर आपने आइल्स भी वापस देनी है। 5.5 बैंड पे वीज़ा आने के चांसेस कम होते हैं। कई बार 5.5 बैंड ही आपके रिफ्यूज़ल का सबसे बड़ा कारण बनता है। अगर आपके 5.5 बैंड हैं तो आप वापस आइल्स दे के दैन ही री अप्लाई करें। बार बार री अप्लाई 5.5 बैंड वाले ना करें, उससे क्या होता है आपके पैसे वेस्ट होंगे। अगर आपके 6 ईच हैं दैन आप डेफिनेटली जा सकते हो किसके लिए, री एप्लीकेशन ऑफ द वीज़ा। अगर उसके बाद सपोज़ करो आपने पहले अपनी फेवरेबल सिटी में लिया था, अब आप सिटी चेंज कर दो, कॉलेज चेंज कर दो और कोर्स चेंज कर दो, ये 3 है। और सबसे मेन रीज़न जो लास्ट में हम बात कर रहे हैं वो ये है कि मेन रीज़न आपके जो वीज़ा रिफ्यूज़ल का होता है आपकी SOP। जो आपका कंसल्टेंट अगर उसने प्रॉपर अप्रोप्रिएट SOP नहीं लगाई या उसने आपका जाने का रीज़न उसमें नहीं लिखा, आपको आपकी SOP नहीं पता, तो फिर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। क्योंकि अब आपके वीज़ा आने और नहीं आने में सबसे बड़ा मेन बेसिक जो रोल प्ले करती है वो आपकी SOP करती है। आपने SOP के ऊपर प्रॉपर ध्यान देना। आपने अपनी SOP खुद पढ़ के, अगर आप लिखने के कैपेबल हो तो आपने खुद से अपनी SOP बना के लगानी है। उसमें अपनी सारी कंडीशन जस्टिफाई करनी है कि मैं ये कोर्स करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, उसका मुझे ये बेनिफिट है, मैं वापस आके अपनी होम कंट्री में उससे इस तरह से बेनिफिट ले सकती हूँ। SOP को प्रॉपर पढ़ के उसमें अपने सारे पॉइंट्स को जस्टिफाई करना है। आपने उसमें आपका इंडस्ट्री कौन सी, किस सेक्टर में आप जॉब करते हो, उसका फ्यूचर क्या है, उसमें आपको जो आप स्टडी कर रहे हो उससे आपको क्या बेनिफिट होंगे, आप उस स्टडी को अपनी होम कंट्री में कैसे अप्लाई करोगे, आपकी होम कंट्री में उसका कितना स्कोप है, आपने ये सारा लिख के ही SOP में लगाना है। और आपकी SOP ज़्यादा बड़ी नहीं, 2 से लेके 3 पेजेस के बीच होनी चाहिए। बिल्कुल 1 पेज की नहीं लगानी, 2 से 3 पेज आपके SOP के होने चाहिए। अगर आपकी SOP 2 से 3 पेज की होगी तो तभी आप अपने SOP को थॉरली एलैबोरेट करके अपने वीज़ा अफसर को जो है इम्प्रेस कर सकते हो ताकि वो आपको वीज़ा ग्रांट कर दे। और ट्रस्ट मी, SOP इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसलिए आप जिस भी कंसल्टेंट से वीज़ा अप्लाई करवा रहे हो या खुद कर रहे हो तो काइंडली अपने SOP के ऊपर फोकस करें। आप अपनी SOP खुद से भी लिखवा सकते हो। अगर आपके नोन में कोई ऐसा पर्सन है जिसकी इंग्लिश लैंग्वेज पे अच्छी होल्ड है या उसने इंग्लिश में कोई अच्छी स्टडी की है या वो टीचर है या प्रोफेसर है, तो आप अपनी SOP उससे भी लिखवा सकते हो। अगर आप खुद इतने कैपेबल हो, आपने खुद अच्छी स्टडी की, आपको इंग्लिश का आपका होल्ड अच्छा, तो अपनी SOP आप खुद से भी लिख सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि आप अपनी SOP में क्या लिख रहे हो। जो आपकी SOP है वो एक आपके जो कोर्स को जस्टिफाई करती होनी चाहिए। और आप SOP ये नहीं कि कंसल्टेंट ने कुछ भी लिख के चिपका दिया, आपको पता ही नहीं है। आपने अपनी SOP खुद पढ़नी है और ख़ुद उस पर जो है चीज़ें मेंशन करनी है जो आपके बेनिफिट की होंगी। अदरवाइज़ आपको वीज़ा ग्रांट नहीं किया जाएगा। क्योंकि आज के इस दौर में SOP एक मेजर रोल प्ले कर रही है। उसके बाद सेकंड जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं वो ये है कि अगर आपका
गैप है तो आप अपना गैप आपने जस्टिफाई करना है कि आप जितना भी टाइम आपकी स्टडी में गैप है उसमें आपने जॉब की तो जॉब का सर्टिफिकेट लगाना है, अगर आपने स्टडी की तो स्टडी के डॉक्यूमेंट्स देने हैं। बट हाँ, कोई भी उसमें डुप्लीकेट या फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं लगाना। अगर आपने फर्जी डॉक्यूमेंट लगाया तो उनको पता चल जाएगा और वो आपको सीधा बैन कर देंगे। रिफ्यूज़ल आना ठीक है एज़ कम्पेयर टू बैन। अगर आपका बैन लग गया फिर आप 5 साल कनाडा के लिए कहीं भी नहीं जा सकते, आपका फिर वो रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो कभी भी आपने क्या करना है, फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स लगा के ही वीज़ा लेने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि एजेंट ने बोला हम तेरा ये डॉक्यूमेंट फेक लगा देते हैं, अपने से बना के लगा देते हैं। अगर आप पकड़े गए, एजेंट पे कुछ नहीं होगा, बैन आप पे लग जाएगा 5 साल का। तो आपने फेक डॉक्यूमेंट कोई नहीं लगाना, जेन्युइन डॉक्यूमेंट सारे लगाने हैं और अपना गैप जस्टिफाई करना है। सपोज़ करो आप उसमें आपने कोई पार्ट टाइम जॉब की है या कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब की, आप उसका एक्सपीरियंस साथ लगा सकते हो, तो आपका गैप जो है वो फुलफ़िल हो जाएगा। बट हाँ, आपने इतना ज़रूर करना है कि सब कुछ जेन्युइन देना है। और अगर आपके पास फाइनेंसेस हैं, आपके जो फैमिली के बैंक बैलेंस है उसकी कॉपी लगा सकते हो, एफडीज़ हैं उसकी लगा सकते हो, या आपके आईटीआर बढ़ते हैं पेरेंट्स के आईटीआर लगा सकते हो। उससे होगा आपकी फ़ाइल में थोड़ी वेटेज बढ़ेगी और आपका जो वीज़ा ऑफिसर होगा उसको क्या लगेगा कि ये स्टूडेंट जो है वो एक जेन्युइन स्टूडेंट है। तो आपने इन सब बातों का ध्यान रख के ही अपनी फ़ाइल को लॉन्च करना है नेक्स्ट टाइम जब आपका रिफ्यूज़ल आ गया। और अगर जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने भी फ़ाइल अप्लाई नहीं की, फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम ये सारी बातें अपनी फ़ाइल में जो अपने दिमाग में रख के चलनी है ताकि आपका रिफ्यूज़ल आए ही ना। वीज़ा लेने का एक यही तरीका, आपके सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन होने चाहिए और आपकी एसओपी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपकी एसओपी प्रॉपर है तो आपको फिर वीज़ा इजीली ग्रांट कर दिया जाएगा। और हाँ, आपकी स्टडी की रेलिवेंसी होनी चाहिए, आपकी बैक स्टडी से जो कोर्स आपने लिया है वो आपकी पिछली स्टडी से मिलता होना चाहिए या उसका सक्सेसर होना चाहिए। कोशिश करनी है 2 साल का कोर्स लेना है और आपका एसडीएस कैटेगरी में होना चाहिए और आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो पब्लिक लिस्टेड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। आपने प्राइवेट कॉलेजेस को थोड़ा अवॉइड करना। अगर आपका ये पैरामीटर सारे फुलफिल है तो आपके वीज़ा लेने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। हाँ, और आइलेट्स तो 6 ईच होने ही चाहिए, उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये अगर आपके हैं तो आपके फिर वीज़ा लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट हाँ, कोई फेक डॉक्यूमेंट अप्लाई नहीं करना और मेन ध्यान देना अपनी एसओपी के ऊपर और अपने कॉलेज और कोर्स के ऊपर। तो ये थी आज की वीडियो। अगर किसी को मेरी वीडियो पसंद आई हो या नॉलेज इन्फॉर्मेटिव लगी हो, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड फेसबुक। देयर आल्सो आई हैव अ पेजेस विद द सेम नेम, उनके लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो। कोई भी क्वेरी या किसी भी रिगार्डिंग आप मेरे को डायरेक्टली बिना किसी हिचकिचाहट के DM करके पूछ सकते हो। थैंक यू।